कि मार्क्स अच्छा आया तो मैं तुम लोग को रिवॉर्ड दूंगा, मार्क्स अच्छा आया संडे के टेस्ट में तो मैं तुमको यहाँ केट्रॉन में लेके जाऊंगा, पीवीआर में लेके जाऊंगा। वहां अगर आपस में देखो बॉस तो ऐसे ही, उसका तो लफड़ा चल रहा है, मैंने देखो, जब देखो आता है उसी के टेबल पे बैठ जाता। 6 पॉइंट का प्यारा सा आंसर है MDH 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 MDH। So my dear friends, today the target is 2 answers and these 2 answers are about scientific management by F.W. Taylor. By F.W. Taylor. ये है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आहा, क्या है ये? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ मैनेजमेंट के, मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कौन थे? हेनरी फेयोल। लेकिन ये साइंटिफिक मैनेजमेंट लेकर आए। इन्होंने जो तरीके बताए वो साइंटिफिक तरीके थे मैनेजमेंट के। तो बोलेंगे सर याच्यात म्हणजे काय असतं, साइंटिफिक म्हणजे एवढं काय? तो यार गहराई से सोचना, बारीकी से सोचना, मैनेजमेंट के उसूलों को, आदर्शों को समझना और बेस्ट चुनना, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दोनों ही आपको एफिशिएंट, प्रोडक्टिव और बेहतर बनाने के लिए ही है, मगर साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको बेस्ट ऑप्शन चुनने में मदद करते हैं। हर काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट कौन सा, ये चुनना मैनेजर का काम। वो बेस्ट चुने, उसके काबिल उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाते हैं। और इसी के लिए हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर का हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर्स मैनेजमेंट थियरी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस को इस्तेमाल करके टेलर ने ये ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स करके ये प्रिंसिपल्स निकाले, और इन प्रिंसिपल्स के जरिए ही हैज डेवलप्ड द रेप्यूटेशन ऑफ हिज ओन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दोस्तों, कुल मिलाकर के 6 पॉइंट का प्यारा सा आंसर है MDH 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 MDH। क्वेश्चन का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ, अरे प्रिंसिपल्स ऑफ, आंसर का नाम MDH 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 साइंस एंड कोऑपरेशन, MDH साइंस एंड कोऑपरेशन MDH। भाई एफ.डब्ल्यू. टेलर बहुत दिमाग वाला बंदा है, बोलता है मेंटल रिवॉल्यूशन लाने का। क्या लाने का? मेंटल रिवॉल्यूशन लाने का। बहुत सिंपल सी चीज बोलता है दोस्तों। टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। This principle focuses on change in the attitude. नजर को बदलो तो नजारे बदलेंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदलेंगे। आहा, अर्ज किया है, अर्ज किया कि नजर को बदलो तो नजारे बदलेंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदलेंगे। और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, बस दिशाओं को बदलो तो किनारे बदलेंगे। एफ.डब्ल्यू. टेलर भी बोलता है कि भाई तुम दिशाओं को बदलो, एटीट्यूड को बदलो। तुम खुद के लिए नहीं, तुम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो। मेंटल रिवॉल्यूशन लाओ। जब तक तुम सोचते रहोगे अरे आज भी जाने का है, आज भी ऑफिस में जाऊंगा धक्के खा के ट्रेन के, फिर आज भी बहुत सारा काम करूंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर 1 महीने बाद मेरे को पगार मिलेगी, ऐसी सोच के साथ तुम प्रोडक्टिव कभी नहीं हो सकते। तुम्हारा एटीट्यूड बदलो कि आज मैं जाऊंगा ना 4 अच्छे काम करूंगा, बॉस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, हमारी ऑफिस के लिए, हमारे ऑफिस के ग्रोथ के लिए। क्योंकि ऑफिस का ग्रोथ होगा तो मेरा पगार बढ़ेगा, मेरा ग्रोथ होगा। समवेयर और दी अदर एटीट्यूड को चेंज करोगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव होगे, एफिशिएंट होगे। और इसीलिए ही सेज दैट फोकस ऑन चेंज इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल एज मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। एम्प्लॉइज का मैनेजमेंट के प्रति एटीट्यूड चेंज होना चाहिए और मैनेजमेंट का एम्प्लॉइज के प्रति एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को पता होना चाहिए कि यार ये तो एक ही गाड़ी के पहिए हैं, एक भी अगर पंक्चर हो गया तो गाड़ी नहीं चल सकती। और इसीलिए दोनों को एक दूसरे का इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा। दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन फॉर अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स। एम से मेंटल रिवॉल्यूशन, एम से मेंटल रिवॉल्यूशन, एम से डी से डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ जिम्मेदारियां का बंटवारा कीजिए।
सारी जिम्मेदारियां एक को ही दे देंगे तो ये एक तो परेशान हो जाएगा, टेंशन में कावरा बावरा हो जाएगा। जिम्मेदारियों को बांट दो ना। जिम्मेदारियों को बांटोगे तो वो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से पूरी करेंगे। सो समवेयर और द अदर, जैसे हेनरी फ्योल ने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया था, वैसे एफडब्ल्यू टेलर बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का, अथॉरिटी देने का, लेकिन उसको डिवाइड करने का। सबको एक ही आदमी को ज्यादा जिम्मेदारी नहीं देने का। दोस्तों, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी अकंपनीड विथ द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज. Major planning is done by the top and middle level management authorities, whereas employees are concentrating on its execution. The reporting is done as per instructions given by their superiors. यानी जैसा जिसके सुपीरियर ने बोला है वैसा उसको रिपोर्टिंग बारंबार करते रहने का, ताकि वो भी अपडेटेड रहे, आप भी अपडेटेड रहो और काम चलता रहे एफिशिएंटली. मैनेजर्स शुड ऑलवेज हेल्प, एनकरेज एंड गाइड एम्प्लॉइज. इट हेल्प्स फॉर बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ मैनेजर्स एज वेल एज एम्प्लॉइज. मैनेजर का भी इससे बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा और एम्प्लॉय का भी बेस्ट परफॉर्मेंस निकलेगा. तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिवीजन ऑफ क्वेश्चन का नाम क्या है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. आंसर का नाम MDH. आंसर का नाम M से क्या? मेंटल रिवॉल्यूशन. D से क्या? आगे बढ़ते हैं दोस्तों. D से डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन. ये रिश्ता मजबूत होना चाहिए दोस्तों. अलाइनमेंट होता है ना, व्हील का अलाइनमेंट. एक गाड़ी है, व्हील डिसबैलेंस रहेगा तो चलेगा क्या? दोनों का अलाइनमेंट होना चाहिए. और इसीलिए जो ग्रेटर एफिशिएंसी, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी आपको हासिल करनी है तो क्या करना पड़ेगा? डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन. दोस्तों, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉइज टू अ ग्रेट एक्सटेंट. जितना होनहार, जितना काबिल, जितना स्किलफुल आपका मैन पावर रहेगा ना, उतना प्रोडक्शन में एफिशिएंसी आएगी, उतना काम में तरक्की होगी, उतना प्रोस्पेरिटी होगा. अगर काम में प्रोस्पेरिटी नहीं है मतलब आपका एम्प्लॉय उतना केपेबल नहीं है. माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, इट अल्टीमेटली अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ईच एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी. हर एक को मौके भी देना जरूरी है. इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर सबको मिलेगी तो सब डेफिनेटली रॉक करेंगे, सब डेफिनेटली काम कर पाएंगे. दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. H से हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी नॉट हार्मनी. बाजू वाली बिल्डिंग नहीं है भाई, तो बोलेगा हार्मनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बाजू में. ऐसा नहीं. हार्मनी मतलब वर्किंग एनवायरमेंट, पीस. आप जहां पे काम करने जाते हैं वहां कलेश नहीं होना चाहिए. वहां अगर आपस में देखो बॉस तो ऐसे ही, उसका तो लफड़ा चल रहा है, मैंने देखो, जब देखो आता है उसी की टेबल पे बैठ जाता है. अपने पे ध्यान ही नहीं है, इसका पगार उसका ही बढ़ रहा है. सिर्फ बातें चल रही हैं, गॉसिपिंग चल रही है, एक दूसरे की बुराइयां चल रही है. ऐसी जगह पे प्रोडक्टिविटी शून्य हो जाती है. आप ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते. ज्यादा इफेक्टिवली अच्छे से काम कब होगा? जब हार्मनी होगी, पीसफुल एनवायरनमेंट होगा. देयर विल बी नो डिस्कॉर्ड. डिस्कॉर्ड यानी क्या बॉस? झगड़े, तू मैं, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स. ये नहीं होना चाहिए. और इसीलिए हेनरी फ्योल बोलता है साइंटिफिकली सोचो, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट. दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम. कम से कम झगड़े होंगे, कम से कम कॉन्फ्लिक्ट होगा. परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट विल बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर अचीविंग द डिजायर्ड गोल. सारे डिजायर्ड गोल अचीव कर पाएंगे अगर दोनों के बीच में एक समानता होगी, एक बैलेंस होगा, एक पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होगा. ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज ऑल्सो. जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे हमेशा एम्प्लॉय के मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी के बारे में भी सोचना चाहिए. जब आप ये सोचेंगे तो एम्प्लॉय भी आपके बारे में सोचेगा ना, वो भी कंपनी के बारे में सोचेगा, कंपनी की प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचेगा. दंडना. MDH समझा क्या दोस्तों? MDH साइंस एंड कॉर्पोरेशन. MDH साइंस एंड कॉर्पोरेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूल है, कोई ऐसे वैसे रूल्स नहीं है. और इसीलिए भाई हमारा FW टेलर क्या बोलता है, बनता है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब. साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब. क्या? साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब. क्या? साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब. मतलब ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कुछ करना ये फायदेमंद हमेशा नहीं होगा. आपने एक डिसीजन पटेली में ले लिया,
हो सकता है वो क्लिक कर गया, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। आपको कोई भी फैसला लेना है एज अ मैनेजर, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर। आप बस गफलत में कोई भी डिसीजन ले लोगे और अज्यूम करोगे ये सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो आपको हर डिसीजन साइंटिफिकली सोचकर ही लेना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल वे चुनकर ही लेना चाहिए। आप हर बार सही डिसीजन लेंगे ऐसा नहीं है, और इसीलिए रूल ऑफ थंब नहीं चलता है। रूल ऑफ थंब मतलब गेस वर्क, ट्रायल एंड एरर। तो ये थंब वाला मेथड यहां पर नहीं चलेगा। आपको साइंटिफिकली सोच समझकर ही निर्णय लेने चाहिए। इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, द रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूटेड। ऐसे मेथड को सब्स्टिट्यूट कर दो विद द मेथड डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। रूल ऑफ थंब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट्स ऑफ द मैनेजर। रूल ऑफ थंब मतलब क्या, मैनेजर को जो सही लग रहा है वो कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तू पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सोच, फैसले के बाद क्या इफेक्ट होगा वो सोच, अभी क्या असर हो रहा है वो सोच, कितना फायदा होगा कितना नुकसान हो सकता है वो सोच। टेलर इंसिस्टेड अपॉन साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क। This principle is concerned with selecting the best way, selecting the best way, selecting the best way of performing a job after scientific analysis of that job and not by trial and error method. अरे समझा क्या? साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस एंड। आखिरी पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, कोऑपरेशन। क्या है? कोऑपरेशन। सी से कोऑपरेशन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हेनरी फ्योल ने भी बोला था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। बोला था ना उसने कि खुद का इंटरेस्ट बाद में, खुद का इंटरेस्ट बाद में, पहले कंपनी का इंटरेस्ट सोचो। विराट कोहली का एग्जांपल दिया था मैंने भाई, पहले खुद की सेंचुरी का सोचेगा तो इंडिया को जिता पाएगा क्या? नहीं, पहले इंडिया के बारे में सोचना भाई। और कोहली वही करता है, देश के बारे में सोचता है और इसीलिए जीतता है। समवेयर और द अदर माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट आपको कोऑपरेशन करना है। टीम वर्क का सबसे बड़ा एसेंशियल पॉइंट है कोऑपरेशन। अगर आप एक टीम गेम खेल रहे हो या एक टीम प्लेयर हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो क्या चाहिए? कोऑपरेशन। सबका सुनना पड़ता है, सबके साथ रहना पड़ता है, सबके साथ घुल मिलकर ही आप ये जंग जीत सकते हैं। और इसीलिए दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स, वेदर इट इज द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट। ड्यू टू कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट एक्सेट्रा, इंटरनल कॉम्पिटिशन विल टर्न इनटू हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हेल्दी हो जाएगा, कंपटीशन हट जाएगा, कोलैबोरेशन बढ़ जाएगा। और दोस्तों, मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसीडर द सजेशंस गिवन बाय द एम्प्लॉइज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एम्प्लॉइज शुड बी ट्रीटेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एट द सेम टाइम एम्प्लॉइज का भी मान रखना चाहिए। एट द सेम टाइम एम्प्लॉइज शुड रेजिस्ट देमसेल्फ फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक। एम्प्लॉइज को भी फुकट पटेली नहीं करना चाहिए, उन्हें भी स्ट्राइक वराइक नहीं कर देना चाहिए, उनको भी अपना समझना चाहिए कंपनी को ना। तुम स्ट्राइक कर दोगे उससे कोई सोल्यूशन निकलने वाला है क्या? तुम बातचीत के जरिए सॉल्व कर सकते हो मामले को, हड़ताल करके तो तुम नुकसान कर रहे हो कंपनी का। कंपनी का नुकसान मतलब तुम्हारा भी नुकसान, पगार कहां से देगी कंपनी? तो स्ट्राइक मत करो। मेकिंग अननेसेसरी डिमांड फ्रॉम मैनेजमेंट, दे शुड ट्रीट ईच अदर एज टू पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टू पिलर्स ऑफ। तो यहां पे दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा? MDH। क्या MDH? क्या MDH? क्या क्वेश्चन का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किसने दिया है भाई? FW टेलर। किसने दिया है भाई? FW टेलर, नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, नोन एज फादर ऑफ, नोन एज फादर ऑफ, नोन एज फादर ऑफ दोस्तों, नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और आंसर का नाम MDH, साइंस एंड कोऑपरेशन। MDH, M से मेंटल रिवॉल्यूशन, M से, D से कितना? 2, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इसके अलावा डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। H से हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट, हार्मनी नॉट, और आखिर में साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। पढ़ो फटाफट से। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स जैसे अभी मैंने बोला कि मार्क्स अच्छा आया तो मैं तुम लोग को रिवॉर्ड दूंगा, मार्क्स अच्छा आया संडे संडे के टेस्ट में तो मैं तुमको यहाँ केट्रॉन में लेके जाऊंगा, PVR में लेके जाऊंगा, एक्सेट्रा। मगर ये सिर्फ एक मोटिवेशन का डोज है, मिलेगा कुछ नहीं वाले। बट
टेक्निक्स जो हैं ये काम करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एफडब्ल्यू टेलर भी यही बोलता है। एफडब्ल्यू टेलर भी बोलता है कि इफ वी यूज प्रॉपर टेक्निक्स इन मैनेजमेंट in a scientific manner, then it will be easier, to get the best out of the workforce. जो एम्प्लॉइज हैं हमारे उनमें से बेस्ट निकालना आसान हो जाता है इन टेक्निक्स की मदद से। और उन्हीं टेक्निक्स में सबसे पहली है वर्क स्टडी। दोस्तों, बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अवेलेबल वर्कफोर्स को काम देने से पहले प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय द मैनेजमेंट को पहले वर्क स्टडी करना चाहिए, ऐसा एफडब्ल्यू टेलर बोलता है। ये वर्क स्टडी से होगा क्या मालूम है धनुष? अपन खुद एनालाइज कर पाएंगे, कि कौन कौन से काम में बेस्ट है। मतलब अपने को मालूम है कि सिराज सर फाइनल अकाउंट बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, तो उसको फाइनल अकाउंट ही दो। मीनाज सर एनपीओ अच्छा पढ़ा सकता है, उसको एनपीओ ही दो। समझ में आ रहा है क्या? समवेयर और द अदर वी हैव टू एनालाइज कि थियोरी का बाप तो सारी है, वो ही पढ़ाएगा। एंड समवेयर और द अदर व्हेन वी डू दिस एनालिसिस, वर्क स्टडी हेल्प्स यू इन प्रॉपर बाइफरकेशन ऑफ वर्क। तो काम देने से पहले क्या करने का? वर्क स्टडी। क्या करने का? Yes, work study consists of an organized, systematic and critical assessment of the various activities or functions. Work study is based on the techniques such as time study, motion study, method study and fatigue study. A, B, C, D. FMT क्या? FMT क्या? F से fatigue study, M से मोशन और मेथड स्टडी, और आखिर में T से टाइम स्टडी। वर्क स्टडी के 4 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 4 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। FMT क्या? दोस्तों, बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अवेलेबल वर्कफोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन। सबसे पहला टाइम स्टडी देखिए, समय कितना लगने वाला है काम को कंप्लीट करने के लिए, उसका स्टडी होता है टाइम स्टडी। हाउ मच टाइम इज गोइंग टू बी एलोकेटेड, दैट द मैनेजमेंट शुड आल्सो नो कि कितने टाइम में काम हो सकता है, It is the technique of observing and recording the time taken by an employee to complete a given task. With the help of time study, the precise time required for each element of work is determined. कि काम करने के लिए कितना समय लगेगा वो आप एनालाइज कर पाओगे और इससे जज भी कर पाओगे ना कि अपन ने सोचा था 4 घंटे में हो जाएगा, लेकिन एम्प्लॉय 5 घंटे लगा रहा है। समवेयर और दी अदर आपको एम्प्लॉय की एफिशिएंसी का भी पता चलेगा, उसकी काबिलियत का भी पता चलेगा। इसीलिए टाइम स्टडी बहुत एसेंशियल है। इससे आप फिक्स कर पाओगे एक स्टैंडर्ड टाइम और एक एक्चुअल टाइम। 4 घंटे स्टैंडर्ड टाइम है और एक्चुअली में कितना 5 घंटा लग रहा है, ये आप अंदाजा लगा पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम स्टडी। अरे समझा क्या? इसके अलावा दोस्तों आता है मेथड स्टडी। एक काम करने के 100 मेथड्स हो सकते हैं, बेस्ट कौन सा है वो स्टडी मेथड स्टडी करता है। आप अगर ऑप्शंस दुनिया भर के रख दोगे तो हो सकता है एम्प्लॉय भी कंफ्यूज हो जाए ना। एज अ मैनेजमेंट आप भी बेस्ट मेथड चुनो, बेस्ट मेथड अपनाओ, एंड दैट इज व्हाई देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। Identifying the best method of doing a particular job is very important. Very challenging task for a manager. It helps in reducing the wastage of time. Raw material and in improving the utility of all resources as per predefined objectives. It is helpful in determining the methods for handling the raw materials, transportation, inspection, storage, etc. यानी हर एक जो एस्पेक्ट है ना अपने मैनेजमेंट का, उस सब में आपको सही मेथड ढूंढना है। इज कॉल्ड एज मेथड स्टडी। अरे समझा क्या? पक्का समझा? दूसरा है मोशन। एम से क्या है? मोशन। मोशन मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप रहते हो नाला सोपारा में और काम पे जाते हो चर्च गेट,
सुबह सुबह काम पे पहुंचते पहुंचते ही आप आधे थक जाते हो, क्योंकि ट्रेन की हालत ही कुछ ऐसी। बात बराबर है। फिर वहां जाके आपको 1 घंटा तो वापस से मूड में आने में लग जाता है। चाय पी लेता हूं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूं, थोड़ा सा, क्योंकि आप तो मेंटली ट्रेन से निकले ही नहीं हो, उन धक्कों में पिस के आप गए हो। ये जो स्टडी है ना, मोशन स्टडी, ये ऐसे मूवमेंट्स को कैप्चर करती है और मैनेजमेंट को हेल्प करती है कम से कम मोशन होना चाहिए इसमें ध्यान रखने, कि मतलब चर्चगेट में अपना ऑफिस है ना, तो इसके आजू बाजू का ही कोई एम्प्लॉय रहेगा ना, तो उसको ही हायर करने का, दूर के एम्प्लॉय को हायर नहीं करने। स्कूल अगर वसई में ना, तो टीचर लोग आसपास के ही चाहिए, ज्यादा दूर का कोई टीचर रहेगा तो वो टाइम पे आ नहीं पाएगा लेक्चर के लिए। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज मोशन। द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज ऑफ मशीन व्हाइल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क इज इंपॉर्टेंट। इट इज हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशन एंड फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। अननेसेसरी ट्रैवलिंग में इतना टाइम जा रहा है, उससे अच्छा इसको वर्क फ्रॉम होम दे देते, ये तो घर पे से अपने लिए ज्यादा काम कर पाएगा, यहां बैठ के तो बेचारा कम टाइम दे पा रहा है। अननेसेसरी चीज को हटाना और परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट करना, मोशन मैनेजमेंट करना इज कॉल्ड एज मोशन स्टडी। अरे समझा क्या? FMT के बाद यहां पर दोस्तों F से आता है फटीग स्टडी। F से क्या है? थकान, बोरनेस। ये रिपीटेडली कुछ करने के बाद आता ही है। आप एक ही काम बार बार करते रहोगे ना, तो आप थोड़े बोर हो जाओगे उसी काम करने से। आपको डेटा एंट्री का काम दिया है, आप सुबह से रात तक डेटा एंट्री करते रहते हो, थोड़े टाइम बाद बोर हो जाते हो। आप बोलते हो यार एक ब्रेक ले लेता हूं, कॉफी ब्रेक बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको फटीग आ गया। काम करते करते एम्प्लॉय को कितना फटीग आएगा वो आपको पहले ही अंदाजा होना चाहिए। उसके रिफ्रेशमेंट के लिए एक कैंटीन होनी चाहिए, उसके रिफ्रेशमेंट के लिए भी आपको सोच के रखना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज फटीग स्टडी। जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विद सफिशिएंट ब्रेक्स, target pressure, having working tools and poor working condition result into physical and mental stress. This is called as fatigue. It has an adverse effect. अगर वो बोर्ड रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, तो उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, वो एफिशिएंसी में पीछे रह जाएगा, और नुकसान किसका होगा? अल्टीमेटली कंपनी का ही होगा ना। तुमने देखा होगा बड़े बड़े कंपनी तो आजकल स्पेशली बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एम्प्लॉय का, पिकनिक के लिए स्टाफ को लेके जाते हैं। अभी आजकल एक नया ट्रेंड आया है, एम्प्लॉयज का क्रिकेट मैच होता है टर्फ वर्क पे, उस कंपनी का, वो कंपनी ऑर्गेनाइज। ये सब टाइम पास उनको क्या है, जरूरत है करने का? नहीं, लेकिन वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग फटीग मैनेजमेंट कर रहे हैं। इससे वो सारे एम्प्लॉयज को बांध रहे अपने साथ। वो एम्प्लॉयज को लगता है अरे यार आज तो फंडे है यार, ऑफिस में आज मैच होने वाला है, वो रिलैक्स होकर के ऑफिस आने के लिए जल्दी निकल जाता है। उसको मालूम है कि यार आज ऑफिस में मजा आने वाला है। समवेयर और दी अदर ऐसा मैनेजमेंट होता है फटीग स्टडी। अरे समझा क्या एवरीवन? FMT समझा क्या? वर्क स्टडी में कितना? 4। वर्क स्टडी में कितना? 4। वर्क स्टडी में कितना? 4। F से फटीग, M से मेथड, M से मोशन, M से मेथड, M से मोशन, M से मेथड, M से मोशन, और T से टाइम। FMT समझा दोस्तों? इसके अलावा भी छोटी मोटी टेक्निक्स है, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। मैकडॉनल्ड वाले को मालूम है मेरी बर्गर जो है वो इसी मशीन में बनेगी, उसने अपने टूल्स को, इक्विपमेंट्स को फिक्स करके रखा है। दूसरे दुकानों में भी बर्गर मिलता है, लेकिन मैकडॉनल्ड जैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका क्वालिटी, उसका स्टाइल उसके मशीन से ही स्टैंडर्डाइज निकलता है। समझ में आ रहा है क्या? पिज्जा मैन का पिज्जा अलग है, डोमिनोज का पिज्जा अलग है। क्यों? उन लोग के टूल्स अलग है, उनका स्टैंडर्डाइजेशन अलग है। स्टैंडर्डाइजेशन आपकी क्वालिटी भी इंप्रूव करता है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और रिड्यूस करता है स्पॉइलेज और वेस्टेज। स्पॉइलेज और वेस्टेज, स्पॉइलेज और, ये 2 लाइन याद रखो बस। आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक टास्क सेटिंग, बहुत जरूरी है कि आप क्या करें? साइंटिफिक टास्क सेटिंग करें। क्या करें? साइंटिफिक टास्क सेटिंग। दोस्तों याद रखना है, टेलर एम्फसाइज द नीड फॉर फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क। एक दिन में एम्प्लॉय कितना घंटा काम करेगा ना, वो फिक्स करो। साइंटिफिकली उसको गोल दो, उसको टारगेट दो। ओवरबर्डन उसको मत करो। ओवरबर्डन कर दोगे तो वो प्रेशर में काम ही नहीं कर पाएगा, जितना करता था उससे कम हो जाएगा उसका काम। So scientifically task setting करो। By using this technique, employees will complete the task according to standards given, and management can keep proper control on optimum use of resources. समझा क्या? इसके अलावा दोस्तों साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जब आप इंटरव्यूज ले रहे हो, हायरिंग कर रहे हो, तभी भी बहुत जरूरी है कि आप ट्रेनिंग अच्छी दो।
और उसी हिसाब से सिलेक्शन करो जो आपके लिए बेस्ट है। सस्ते में एम्प्लॉय मिल रहा है तो ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका नेचर। आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कि मेरे काम को बेस्ट क्वालिटी से कौन कर सकता है। तो प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग होना जरूरी है। एम्प्लॉइज आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। आपका एक लेवल तय होना चाहिए कि ये काम जो कर पाएगा उसको ही मैं हायर करूंगा, कोई सिफारिश से आया तो उसको नहीं लूंगा। समझ में आएगा? तो यू हैव टू सेट अ स्टैंडर्ड इन इम्पार्शियल वे। आफ्टर सिलेक्शन मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। बड़े बड़े एमएनसीज के अंदर ऐसा ही होता है ना, जॉब पे रखने के बाद 3 महीना तो ट्रेनिंग देते हो कि हमारे इधर कैसा काम करने का, और वो भी पेड ट्रेनिंग रहता है। आपको पगार भी मिलता है वो 3 महीना, और आप सीखते भी, और फिर चौथे महीने से आप एक्चुअल काम करना शुरू करते। समझ में आया क्या? तो क्या जरूरी है? साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। दोस्तों यहां पर अलग अलग टेक्निक्स हैं, और आखिरी जो है वो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में ना बॉस, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्लर्क और बॉस का गेम है। किसका गेम है? क्लर्क और बॉस। किसका? क्लर्क और बॉस। किसका? क्लर्क और बॉस। दोस्तों याद रखिए, टेलर बोलता है प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन। प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज डन बाय डिफरेंट पीपल। प्लानिंग टॉप लेवल के लोग करते हैं ना, उसको इंप्लीमेंट तो नीचे वाले करते बेचारे। और इसीलिए सबसे पहले प्लानिंग लेवल, प्लानिंग लेवल में 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4। रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिन। 4। पहला क्लर्क कौन है? रूट, जो रास्ता दिखाएगा, जो डिसाइड करेगा कि यार कैसे कैसे काम होगा। टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अदर। फिर इंस्ट्रक्शन क्लर्क, वो इंस्ट्रक्शंस देगा, ये बटन दबाने से मशीन में से ये प्रोडक्शन होने वाला है। इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड करेगा। दोस्तों रिकॉर्ड्स इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट द वर्क। ये किसका काम है? इंस्ट्रक्शन क्लर्क का। उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, मैंने स्टार्टिंग में बताया टाइम स्टडी, उसमें क्या करता है? कितना टाइम लग रहा है वो देखता है ना। कौन देखता है? यही वाला क्लर्क देखता है कि कितना टाइम लग रहा है, कितना खर्चा लग रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। और आखिर में डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंश्योर्स दैट वर्कर्स आर वर्किंग एज पर फैक्ट्री रूल्स। ये कौन सा लेवल? प्लानिंग लेवल। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा लेवल? प्लानिंग लेवल। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा लेवल? क्लर्क 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 डिसिप्लिन। क्या? क्लर्क 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 डिसिप्लिन। क्या? क्लर्क 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 डिसिप्लिन। याद रहेगा? देखो, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डी से डिसिप्लिन। दोस्तों ये जो अपना प्लानिंग लेवल था, इसके बाद आता है इंप्लीमेंटेशन लेवल। मैंने बोला ना क्लर्क और बॉस। कौन है? क्लर्क और बॉस। तो इधर कौन है? सब बॉस है। इंप्लीमेंटेशन लेवल में एक आता है गैंग बॉस, एक्चुअली गेट्स द वर्क डन, वो काम करवाता है। ये लोकल मैनेजर है आपके डिपार्टमेंट का, वो लोगों को बोलता है ऐसा ऐसा काम करने बोला है, फटाफट काम करो। गैंग बॉस। इसके अलावा स्पीड बॉस, जो सर ने टाइम बोला है ना उतने टाइम में होना चाहिए काम, एंश्योर्स दैट वर्क इज कंप्लीटेड इन स्पेसिफाइड टाइम। इसके अलावा रिपेयर बॉस, ये रेगुलरली मशीन के मेंटेनेंस पे ध्यान देता है, रिपेयर पे ध्यान देता है, मशीन प्रॉपर फंक्शन कर रही है कि नहीं उस पे ध्यान देता है, हैंडल सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द मैकेनिज्म। इसके अलावा आता है एक इंस्पेक्टर, एंश्योर्स दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, यानी डिसिप्लिन का ये ध्यान रखता है। समझा क्या? ये 4, क्लर्क 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 डिसिप्लिन, और यहां पे बॉस 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 इंस्पेक्टर। क्या? बॉस 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 इंस्पेक्टर। वो कौन सा लेवल था? प्लानिंग लेवल। ये कौन सा लेवल है? इंप्लीमेंटेशन लेवल। पॉइंट का नाम क्या है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। समझा एवरीवन? अपन ने यहां पर दोस्तों अलग अलग टेक्निक्स देखे, उसी में एक और टेक्निक है डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। आप सबने फेयर रेम्यूनरेशन सुना है? फेयर रेम्यूनरेशन सुना है ना सबने? फेयर रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल हमें हेनरी फेयल ने दिया था। यहां पर साइंटिफिकली उसी बात को सोच करके हमारे एफडब्ल्यू टेलर सजेस्ट करते हैं द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। हायर रेट्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉइज हु कंप्लीट द वर्क मोर देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अंडर दिस सिस्टम। जो हमने सोचा था उससे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसको ज्यादा पगार, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे कम काम कर रहा है उसको कम पगार। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। जसं तुमचं क्वालिटी तसं आमचा पगार। समझा क्या? समझा क्या? तो ये लाइन से मार्क कर लो, हायर रेट्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉइज हु कंप्लीट द वर्क मोर देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी।
जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ज्यादा अच्छा काम करेगा उसको हायर वेज, और जो स्टैंडर्ड से कम काम करेगा उसको कम वेज। समझा क्या? ऑन द अदर हैंड, इफ एन एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग बिलो द स्टैंडर्ड, he should be given lower rate of wages. He should be given lower rate of wages. This technique motivates the employees to attain higher and standard performance and earn wages. समझा? दोस्तों यहां पर अपने दोनों इंपॉर्टेंट आंसर हुए समाप्त। कौन से दो आंसर किया अपन ने? एक, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय डब्ल्यू टेलर, MDH साइंस एंड कोऑपरेशन, MDH साइंस एंड, और अभी अभी अपन ने किया टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें वर्क स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, FMT, फटीग स्टडी, मेथड एंड मोशन स्टडी और टाइम स्टडी। अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना। अगले लेक्चर में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।